नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस पोर्शन को कवर करने वाले हैं मार्च महीने का। ठीक है? तो मार्च महीने का जो मिसलेनियस पोर्शन होगा, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो जो है ना, ये बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। 3-4 घंटे का वीडियो जनरली होता है मिसलेनियस पोर्शन का, लेकिन ये वाला वीडियो नहीं होने वाला है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक आपको कोई बड़ा-बड़ा वीडियो मिलेगा नहीं। नोटिफिकेशन जब आता है ना आरबीआई ग्रेड बी का, उसके बाद हर एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट होता है, हर एक न्यूज़। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले आपको कुछ ही न्यूज़ होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। वो कौन-सा न्यूज़ होता है? जो कि सीधा सिलेबस से लिंक करता है। यही मैंने जाना है, यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करता हूँ। ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप अपने मन में इसको डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। एग्ज़ाम देकर के निकलिएगा, आपका मन में ऐसा आएगा कि मैंने ही इसको बहुत चढ़ा-बढ़ा के रखा था अपने दिमाग के अंदर। ये एग्ज़ाम ऐसा है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन जब आता है, उसके बाद से हर एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट बनता है। नोटिफ़िकेशन जब नहीं आया है, तब वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है जो कि सिलेबस से डायरेक्टली लिंक करता हो, दैट्स इट, ठीक है? तो इसीलिए हो सकता है कि मार्च महीने में आपको कम न्यूज़ मिले, मेरा पढ़ाया हुआ। अप्रैल मंथ में भी कम न्यूज़ मिले, लेकिन जैसे ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा जो न्यूज़ का पोर्शन है वो बढ़ गया। फिर मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट, ठीक है? तो ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत लोग को ये डाउट होता है कि सर आप बहुत सारी चीज़ छोड़ रहे हैं क्या? आपका इतना छोटा क्यों हो गया है? ठीक है, आप कौन-कौन सा न्यूज़ नहीं पढ़ाए हैं? ठीक है? तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको इनफ है। याद कर लेना है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको उतना ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जितना आपको याद करने का रिक्वायरमेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन किया है, इसको एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपको टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पर, है ना? ये जो टेक्स्ट है, इसका ही मैंने समराइज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो हर एक न्यूज़ का आपको समरी मिलेगा, हर एक न्यूज़ का आपको समरी मिलेगा, जो पर्पल वाला दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये समरी है। तो हर एक न्यूज़ का मैंने समरी बनाया है, छोटा-सा समरी। ये जो समरी मैंने बनाया है, ये आपको याद करना है और बाकी जो है आपको रीड करना है। याद क्या करना है, रीड क्या करना है, आपको क्लियर हुआ? ये जो समरी मैंने सब चीज़ का बनाया है, इसको बाद में मैं आपको समरी में एक बार वापस से समझाऊँगा, ठीक है? तो आप देखो, पर्पल कलर का जो भी दिख रहा है आपको, वो है समरी। बड़ा-बड़ा न्यूज़ को भी मैंने छोटा में डाला हुआ है, ठीक है? और सारा समरी को फिर मैंने एक जगह में लेकर के आया है। आप ये देखो कि पूरा मार्च महीने का जो जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस पोर्शन है, वो 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, इसी में समाप्त हो जाता है। तो बस इतना ही न्यूज़ है आपको जो याद करना है मार्च महीने का, ठीक है? 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज। आपको लगेगा इतना बस, बस इतना? ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है? और ये इनफ है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस से लिंक करता है। जैसे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप देखोगे मेरा जो लेंथ है ना, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि नोटिफ़िकेशन के बाद मोस्टली हर एक सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है। रेलेवेंट ना भी हो वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है? यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सेशन मार्च 2025 का जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे समरी। ठीक है? ये जो समरी है पहले यही देखेंगे, उसके बाद कोई रीडिंग करेंगे। समरी देखने से ना बहुत बेनिफिट होगा आपको। कैसे? अभी आप देख लो। ठीक है? सबसे पहले इंडियन रेलवे जो है वो ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है? मिशन अमृत सरोवर। ये अमृत सरोवर मिशन है क्या? 2022 में ये लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत हम लोग 75 सरोवर बना रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से 50,000 टोटल सरोवर बन जाएगा। सरोवर का मतलब होता है पॉन्ड। ये देखिए फोटो, ये क्या है? ये है पॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पोखर। ठीक है? पोखर या पोखरा ऐसे बोलते हैं। ठीक है? तो 75 सरोवर बनने वाला है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये कहता है अमृत सरोवर मिशन। इसके अंदर जन भागीदारी कॉन्सेप्ट लाया गया है फॉर मेंटेनेंस। अब अगर मान लो कि हम लोग पोखरा अच्छा से बना दिए, पोखरा को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? अगर जनता वहां पर आएगा तब वो अच्छे से मेंटेनेंस हो पाएगा। बार बार तो सरकार करेगा नहीं। जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है कि पीपल पार्टिसिपेशन हो सके फॉर मेंटेनेंस। ठीक है? इसके बाद विसाग एन नाम का एक कंपनी है जो कि टेक्निकल सपोर्ट देगा। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब कि पोर्टल बनाएगा, वेब पोर्टल और ऐप बनाएगा, मोबाइल ऐप। विसाग का मतलब
विसाग का मतलब होता है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये हो गया। ये जो अमृत सरोवर है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें कौन कौन सा मिनिस्ट्री जो है आपस में मिल करके काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इतना ही न्यूज था। इंडियन रेलवे ने ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, अमृत सरोवर जो 2022 में लॉन्च हुआ था, 75 सरोवर बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जन भागीदारी रहेगा फॉर मेंटेनेंस, और विसाग एन के द्वारा पोर्टल और ऐप बनाया गया है, यानी टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। कौन कौन सा मिनिस्ट्री आपस में मिलकर काम करने वाला है? रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, कल्चर, पंचायती राज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि अमृत सरोवर क्या होता है। ये इंडियन रेलवे क्यों ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर को? इंडियन रेलवे क्या पोखरा बनाएगा? इंडियन रेलवे क्या पॉन्ड बनाएगा, सरोवर बनाएगा? इंडियन रेलवे तो रेलवे चलाता है। हाँ, क्यों करेगा? देखिए, इंडियन रेलवे जो है ना, इसके पास बहुत सारा लैंड है, समझे? सरकार को लैंड खरीदना पड़ेगा, तब न जाकर के वो वहां पर पोखर बनाएगा। तो सरकार लैंड खरीदेगा, लैंड का डिस्प्यूट होगा, सरकार को बहुत प्रॉब्लम। होल इंडिया में उसको लैंड खरीदना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन इंडियन रेलवे के पास ऑलरेडी लैंड है, बहुत सारा लैंड है इंडियन रेलवे के पास। तो ये इंडियन रेलवे जो है अपना लैंड को दे करके उसी में फिर पोखरा बना लेगा। तो क्या हुआ कि 75 सरोवर जो बनाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। इसी ने इंडियन रेलवे ने ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, अब हम लोग रीडिंग करते हैं। इंडियन रेलवे ज्वाइंस अमृत सरोवर मिशन। द इंडियन रेलवे विल dig ponds as a part of Union government's mission Amrit Sarovar that aims to address the critical issue of water scarcity in the country. कंट्री में वाटर स्कैर्सिटी है, उसी को ध्यान में देते हुए मिशन अमृत सरोवर आया था। तो मिशन अमृत सरोवर में इंडियन रेलवे ने भी अपना पार्टिसिपेशन जाहिर किया है। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर के बारे में बात करते हैं। ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग रेजुविनेटिंग 75 अमृत सरोवर यानी कि पॉन्ड in each district of the country, totaling about 50,000 Amrit Sarovar. Phase 2 of the mission was launched with the renewed focus on ensuring water availability with community participation, यानी कि जन भागीदारी at its core. Every Amrit Sarovar will have the pondage area of at least 1 acre with a water holding capacity of about 10,000 cubic meters. It is based on the whole of government approach with the participation from Ministry of Rural Development, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Culture, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Technical Organization. Technical Organization जैसे कि विसागन, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स. It has been engaged as a technical partner for the mission. Amrit Sarovar portal and mobile app developed by Visagan is used for tracking the progress or performance of mission Amrit Sarovar in the district. रीडिंग कर लिए सारा, आपको ये मालूम चला कि ये जो मैंने आपको समरी बताया था, इसमें मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इंडियन रेलवे ने ज्वाइन किया अमृत सरोवर 2022 में लॉन्च हुआ था। 75 सरोवर बनाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि 50,000 टोटल बन जाए। जन भागीदारी करना है फॉर मेंटेनेंस, और टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा? विसागन, जो कि पोर्टल और ऐप भी बनाया है। इसमें कौन कौन सा मिनिस्ट्री जारी हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, कल्चर, पंचायती राज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डन है, ये न्यूज आपका पक्का हो गया। ठीक है, सिर्फ एक समरी पॉइंट से, है ना? तो मैं इसी तरह से आपको समरी कराऊंगा और रीडिंग करा दूंगा। आपको याद करना है समरी और रीडिंग करना है, जो कि मैं आपको रीड करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे का चालू करते हैं, दूसरा न्यूज देखते हैं। दूसरा न्यूज है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च कर दिया है ऐप फॉर पीएम इंटर्नशिप। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐप लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो पीएम इंटर्नशिप के अंदर क्या है? 1 करोड़ यूथ है जिसका एज जो है 21 से लेकर के 24 साल का है। इन लोग को टॉप 500 कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिलेगा, 1 ईयर का इंटर्नशिप मिलेगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि जा करके आप काम को सीख रहे हैं। ठीक है, वहां पर स्किल हो रहे हैं और उस स्किल के बदले में आपको पेमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, किससे कैसे पेमेंट मिलेगा? पहली बार आपको 6,000 रुपया मिलेगा, फिर हर मंथ आपको 5,000 रुपया मिलेगा। ये जो 5,000 आपको पर मंथ मिलेगा, इसमें से 4500 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होगी, और ये जो 500 रुपया है ये कंपनी दे रही होगी एज ए CSR।
CSR का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है? जो 21 से 24 साल का यूथ है, ठीक है, टॉप 105 कंपनीज में उसको मौका मिल सकता है। वहां पर एक टाइम में तो 6,000 मिलेगा, फिर मंथली 5,000 मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल है? तो एलिजिबल कौन है? हाई स्कूल, जो कि क्लास 10 पास कर लिया वो लोग, IITI में पास किए हैं बच्चे वो, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स, इन लोग को एलिजिबल है। ये लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, इन लोग को इंटर्नशिप मिलेगा, टॉप 500 कंपनी में ये जा जाके सीखेंगे और वहां पर इन लोगों को पेमेंट भी मिलेगा। कौन एलिजिबल नहीं है? ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जिनके पास एडवांस डिग्री है, जैसे कि MBA, CA, IIT, IIM ग्रेजुएट्स, MBA करने वाले, CA करने वाले, IIT, IIM ग्रेजुएट्स, इन लोग को इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है। ये लोग ऑलरेडी उतने इक्विप्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। प्लस कोई फैमिली के अंदर आपका गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान है, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है या ऐसी कोई है जो कि 8 लाख पर एनम से ज़्यादा कमाते हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो कि 8 लाख से ज़्यादा पर साल कमाता है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, तो उन लोग भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया है इस बार का बजट में। इसके अंदर रिजर्वेशन अवेलेबल है, जैसे कि SC ST OBC का रिजर्वेशन होता है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल है। SC ST OBC का जो होता है वो अवेलेबल है यहाँ पर। डन है ना? यही सिर्फ है। अब देखो हमें रीड भी करते हैं, आपको लगेगा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर PM इंटर्नशिप स्कीम। PM इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बात किया गया है। इट इज अनाउंस्ड इन द बजट 2024-25, ठीक है, यानी कि पिछले साल का बजट में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 years। ठीक है, interns will be provided a monthly financial assistance of 5,000 for 12 months and one time grant of 6,000। ठीक है, कौन एलिजिबल है फॉर द स्कीम? हु एज्ड 21 से 24 है एंड नॉट इंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव पास्ड क्लास 10 और हायर, इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, जिसके फैमिली में गवर्नमेंट जॉब है तो उन इंडिविजुअल्स को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, उनको ऐड नहीं किया गया है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और कौन कौन एलिजिबल नहीं है? हु इज नॉट एलिजिबल? पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये लोग भी अवेलेबल नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। ए कैंडिडेट हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट सच एज IIT, IIM और IISER and those who have CA or CMA qualification would not be eligible to apply for this internship। ठीक है, anyone from the household that includes a person who earned an income of 8 lakh or more in 2023 or 24 will not be eligible। ठीक है, तो यहाँ पर समरी में एक और चीज हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। IIT, IIM जो लिखा हुआ है यहाँ पर IISER भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं IISER। ठीक है, और क्या करना है? बस, अब आपने देख लिया, रीड कर लिए, तो कोई पॉइंट छूटा नहीं, सारी चीज दिमाग में रह गया, और जो लर्न करना है वो हम लोग को मिल गया शॉर्ट में, समरी में। इससे दो बेनिफिट होता है, अगर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो समरी वाला से पूछ लेगा, और अगर नहीं पूछा तो समरी आपका किया हुआ तो वो याद रहेगा सारा डेटा, तो वो डेटा आप जाकर के एग्जामिनेशन में जब आप टाइप कर रहे होंगे फेज 2 में, तब आपका हेल्प हो जाएगा। समझे? आपको क्लैरिटी मिल गया इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं समर्थ। ये समर्थ क्या है? तो सी डॉट लॉन्चेस समर्थ। तो ये सी डॉट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 5 लाख रुपए ग्रांट दे रहा है और ऑफिस स्पेस दे रहा है 6 मंथ का। किसको दे रहा है? ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि इंगेज है इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इन टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर में जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्टअप्स इंगेज है, तो उन लोग के लिए 5 लाख का ग्रांट दे रहा है और ऑफिस स्पेस दे रहा है 6 मंथ के लिए, प्लस मेंटरशिप भी दे रहा है। वाह, कौन कौन सा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप काम कर रहा है? AI, IoT, 5G और 6G टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक। इतना छोटा सा न्यूज है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर द स्टार्टअप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स,
एंड ऑटोनोमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट कोहर्ट ऑफ इंक्यूबेशन प्रोग्राम नेम्ड समर्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स engaged in creating next generation technologies in the fields of telecom software applications, cyber security, 5G 6G technologies, AI, IoT applications and quantum technology, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी भी लिखते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पर लिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और है टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं लिख के मैं दे दूंगा, मेरा टीम कभी कभी कुछ कुछ छोड़ देता है, इसीलिए मैं आपको वापस से यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, सेलेक्टेड स्टार्टअप्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रांट अप टू 5 लाख INR each, access to well-furnished office space for a period of 6 months at C. campus, access to C. lab facilities, mentorship from C. technical leaders and industry experts. The applications under Samarth are open to DPIIT. ये DPIIT क्या है? DPIIT ना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करता है, समझे। तो जब तक ये रिकॉग्नाइज ना करे तो स्टार्टअप्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। तो DPIIT के पास जाकर के किसी भी स्टार्टअप को अप्लाई करना होगा और DPIIT उसको फिर रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन अंडर समर्थ आर ओपन टू DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, ठीक है। C. has selected Software Technology Parks of India as an implementation partner. The Software Technology Parks of India is a premier science and tech organization under Ministry of Electronics and IT, MIT, ठीक है। तो ये आपको मालूम चलेगा कि समर्थ क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है PM युवा 3.2, ठीक है। फिर यहीं से देखते हैं PM युवा, युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो PM युवा, प्रधानमंत्री यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, इसका 1.0 स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 2021 में, 2.0 चालू हुआ था 2023 में और 3.0 चालू हुआ है 2025 में, ठीक है। तो अभी हम लोग 3.0 का बात कर रहे हैं। इस स्कीम के अंदर जानते सरकार क्या करता है? इस स्कीम के अंदर सरकार जो है 75 यूथ को पकड़ा है जो सबसे बेस्ट राइटर है, जो कि बढ़िया बुक लिख सकते हैं, उन 75 यूथ को मेंटरशिप देता है और बोलता है कि ये 3 थीम्स पे तुम काम करो, 3 थीम्स पे, ठीक है। और अगर इन 3 थीम्स में तुम अच्छा से काम किया, अच्छा से तुम बुक लिखा है, तो वो बुक एक बार रिव्यू करेंगे और वो बुक हम लोग पब्लिश करेंगे। जब बुक पब्लिश हो जाएगा तो 10% रॉयल्टी भी मिलेगा, यानी जितना बार भी सेल्स होगा 10% रॉयल्टी उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसके अंदर 75 यूथ को हम लोग मेंटर कर रहे हैं टू राइट बुक्स ऑन 3 थीम्स, 3 थीम है। इंडियन डायस्पोराज रोल इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एंशियंट टू मॉडर्न, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के बारे में लिख रहा है 75 यूथ, ठीक है। स्टाइपेंड इन लोग को कैसे मिलेगा? PM युवा के अंदर 6 मंथ का ये प्रोग्राम है, तो 6 मंथ में आपको 50,000 करके पर मंथ मिलेगा, टोटल 3 लाख मिल रहा है। तो 3 लाख स्टाइपेंड मिल रहा है, प्लस उन लोग को मेंटरशिप मिल रहा है, और अगर जब बुक पब्लिश हो जाएगा तो 10% रॉयल्टी भी मिलेगा, ठीक है। एनबीटी नाम का संस्था है जो कि पब्लिश करेगा आफ्टर रिव्यू। जैसे 75 यूथ है, सबका किताब छप जाएगा क्या? नहीं, सबका किताब नहीं छपेगा। इसमें से जो यूथ का सबसे बेस्ट किताब होगा वही बुक छपेगा। और कौन छपेगा? नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट विल पब्लिश इट आफ्टर रिव्यू, ठीक है। रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। PM 3.2, PM युवा 3.2, मेंटरिंग यंग ऑथर्स स्कीम 2025, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मेंटर यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। चलो, ये है 30 ईयर्स के अंदर वाला को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक और चीज, अंडर 30, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इट सेलेक्ट्स 75 aspiring writers to undergo a 6 month training
provides a 50,000 per month stipend and helps them to publish books through NBT India. NBT मतलब National Book Trust. The aim is to promote reading, writing and showcase Indian culture, knowledge and diaspora globally. ठीक है, तो themes to write on, कौन कौन सा themes है? Indian diaspora role in nation building, Indian knowledge system ancient to modern, makers of modern India 1950 से लेकर 2025, यहाँ पर इसको भी लिखना पड़ेगा 1950 से लेकर के 2025, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा? मंथली स्टाइपेंड 50,000 फॉर 6 मंथ, टोटल 3 लाख। रॉयल्टी 10% ऑफ द सक्सेसफुल पब्लिकेशन, पब्लिशिंग कौन करेगा? एनबीटी विल पब्लिश सिलेक्टेड बुक्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। चलो ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ का है। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड रहेगा? वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडेंस, लिटरेरी इवेंट्स एंड नेशनल कैंप। ऑथर्स विल इंगेज विद टॉप पब्लिशर्स एंड लिटरेरी फेस्टिवल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है, जीवन योजना को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछले साल, ठीक है, इस बार भी देख लेते हैं कि इस बार क्या न्यूज है। पीएम जीवन योजना, पीएम जीवन योजना ये 2019 से को लॉन्च हुआ था और इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2028-29 तक। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ग्रांट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं 25% ऑफ द कॉस्ट अगर कोई 2G इथेनॉल प्लांट सेटअप कर रहा है। देखो हमारे देश में ना 2G इथेनॉल प्लांट का बहुत जरूरत है। 2G इथेनॉल का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। 2G इथेनॉल कहाँ रखा है? एक और न्यूज है 2G इथेनॉल का, ये देखो। देखो इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल एक फ्यूल है, ठीक है। वो फ्यूल को हम लोग कैसे बनाते हैं? अभी जो फ्यूल है वो तो फॉसिल फ्यूल है, मतलब उसको बनने के लिए बहुत सालों लग जाता है, फॉसिल से वो आता है, तो फॉसिल फ्यूल थोड़ा सा महंगा भी है और हम लोग कहीं से मंगाना पड़ता है फॉसिल फ्यूल। लेकिन हम लोग अभी फ्यूल बनाने का ऑल्टरनेटिव ढूंढे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो शुगर बीट है, शुगर कैन है, बीट है, कॉर्न है, इससे बनाते थे फ्यूल। ठीक है, तो इसको बोलते थे फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन में हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो शुगर केन होता है, तो जैसे आप देखें गन्ना का जूस जब आप पीते हैं तो जो पूरा गन्ना का जूस निकाल लेता है तो फिर उस एगो बचता है, घटिया सा एकदम बचता नहीं है जिसका सारा रस निकल गया है, एक बचता है ना, उसका कचरा बोलते हैं, कचरा फेंक दिया जाता है, वो कचरा से बना रहा है ये फ्यूल। तो ये है 2G यानी सेकंड जनरेशन इथेनॉल, इससे बनता है। थर्ड जनरेशन से कैसे बनेगा? जब हम लोग एलगी को इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन आएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सेकंड जनरेशन का बात कर रहे हैं कि हम लोग सेकंड जनरेशन जो है जिससे कि लकड़ी से हम लोग फ्यूल बना पा रहे हैं, स्ट्रॉ से हम लोग फूल बना पा रहे हैं, शुगर केन का ना मोलासेस होता है, मोलासेस उससे अगर हम लोग बना रहे हैं, ग्रास से बना रहे हैं, वेस्ट से बना रहे हैं, तो ये हम लोग का सेकंड जनरेशन जो इथेनॉल है, इसका फैक्ट्री बहुत जरूरत है, इसका प्लांट बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा प्लांट है नहीं, ज्यादा प्लांट आएगा तभी हम लोग का ये और प्रमोट हो पाएगा सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। समझे? तो ये सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ये जो स्कीम है पीएम जीवन स्कीम, इसके अंतर्गत कुछ कॉस्ट दे रहा है कि जो भी इथेनॉल प्लांट को सेटअप करेगा उसको 25% ऑफ द कॉस्ट सरकार देगा। ठीक है, और अगर कोई बायो रिफाइनरी अगर बना रहा है तो उसको 150 करोड़ रुपए देगा। ये बायो रिफाइनरी क्या है और ये इथेनॉल प्लांट से अलग क्यों है? इथेनॉल प्लांट में सिर्फ इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, इथेनॉल प्लांट में सिर्फ इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है फ्यूल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन बायो रिफाइनरी में हर तरह का बायो आइटम यूज हो रहा है फ्यूल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। इस स्कीम के अंदर जो फार्मर्स है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट देगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड देगा, पॉलिसी से हेल्प करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, जैसे रोड्स और रेलवे बना देगा। जहां पर भी प्लांट होगा, मान लो कि प्लांट यहाँ पर है 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर तक का रोड बना देगा स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लैंड जहाँ पर ये फैक्ट्री बन रहा है लैंड दे देगा,
पॉलिसीज उस तरह का बनाएगा कि बेनिफिट हो सके। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट करेगा। फार्मर्स वेस्ट दे देगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ये लोग प्लांट सेटअप कर देगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? जो फार्मर्स का वेस्ट से स्टबल बर्निंग होता है, स्टबल को जला दिया जाता है, तो उससे पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है। फ्यूल का इंपोर्ट से हम लोग जो पैसा लगता है, जो हम लोग फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उसका प्राइस भी हम लोग का कम हो जाएगा। फार्मर्स को जो परेशानी होता है, उनको इनकम नहीं होता है, वो इनकम भी अब होने लगेगा क्योंकि वो वेस्ट को बेच रहा है। तो ये हम लोग देख लिए पीएम जीवन योजना के अंदर, हम लोग रीड करेंगे। चलिए अब रीड करते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना को। प्रधानमंत्री जीवन योजना लॉन्च्ड इन 2019, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड टिल 2028 to 2029. Under the scheme, the government provides financial support to companies setting up second generation ethanol plants. फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिल रहा है? अप टू 25% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और 150 करोड़ इन केस ऑफ बायो रिफाइनरी फॉर ईच 2G इथेनॉल प्लांट। 150 रुपये देगा 150 करोड़ रुपया देगा। नोडल एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरसाइट फंक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फार्मर्स विल सप्लाई एग्रीकल्चर रेसिड्यूज on an assured to market basis. State governments supports by the way of land development and infrastructure creation and facilitate policies that help to promote the idea of establishing biorefineries. Oil marketing companies and industrial players will implement the development and operation of biorefineries, including in partnership with the and support with the government. ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा। ये है ना 5 ऑब्जेक्टिव है ना इसका, क्या ये परफेक्ट है एग्जामिनर के लिए? ये क्वेश्चन जानते हो आप, ये परफेक्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम जीवन योजना। ठीक है, परफेक्ट क्यों है? बहुत लेंदी है, और लेंदी है तो आपको टाइम लगेगा। जानते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो मैं क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम जीवन योजना डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। और अभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, टू गिव एन अल्टरनेट है ना, यहाँ लिख देते हैं ओनली। चलो आपका क्वेश्चन बन गया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यार यहाँ का भी आंसर क्या होगा, समझे? एक पहले आप रीडिंग करने में टाइम लगाओगे 5 मिनट, समझे? ये परफेक्ट है जो कि एग्जामिनेशन पूछ सकता है, समझे? आंसर ये हो जाएगा, ओनली नहीं, सिर्फ अल्टरनेट रहता है। ठीक है, ये है। तो इसके लिए इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रीड करते हैं। Objectives of P1 Jeevan Yojana: to promote ethanol production through increased ethanol from non-food biomass and raising the blending percentage of ethanol in petrol. क्या होता है ना, पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल, तो पेट्रोल में हम लोग 20% इथेनॉल ऐड करते हैं, ठीक है। और इथेनॉल आता है शुगर केन से या वेस्ट मटेरियल से, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो 20% इथेनॉल है ना, इसको हम लोग और इंक्रीज करने का सोच रहे हैं। अब वो 20% से हमारा अच्छा से फ्यूल बन रहा है, 25% कर देंगे ना तो फ्यूल गड़बड़ हो जाएगा, समझे? तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू गिव एन अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू टू अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी बाय डिक्रीजिंग द यूज ऑफ इंपोर्टेड क्रूड ऑयल बाय रिप्लेसिंग इट with domestically produced bioethanol. This will enhance the farm income of farmers, since this will offer a new source of income to them through the sales of agro residue. ठीक है। It will also reduce the air pollutants and reduce greenhouse gas emissions emanating from burning agriculture waste as well as fossil fuels. तो ज़्यादा बात यहाँ पर किया नहीं है, बात यहाँ सिंपल 2-4 बात ही क्या है कि देखो स्टेबल बर्निंग नहीं होगा, है ना, स्टेबल बर्निंग नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, यही तो बात कहा है शुरू। यहाँ पर देखो यही बात कहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्टेबल बर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा, वो वेस्ट को भी बेचेगा तो उसका फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा। हम लोग को इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इससे हमारा सस्ता पड़ेगा थोड़ा, ये बोला है।
इसके बाद कहता है कि जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, एग्रीकल्चर का जो बचाव है, जो हम लोग फेंक देते हैं, जला देते हैं, तो वो अब नहीं जलाएंगे, ठीक है, और इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? देखो इसमें बोलता है ज्ञान भारतम मिशन इज टू सर्वे, डॉक्यूमेंट, कंजर्व एंड डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मनु का मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो हाथों से लिखा हुआ है उन सब जो भी है मैन्युस्क्रिप्ट, उसको हम लोग बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और डिजिटाइज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट है। हमारे देश में जब एंशियंट इंडिया को देखोगे आप, तो वहाँ पर पत्तों में बहुत सारा मंत्र लिखा हुआ है, समझे। उसके बाद फिर फोटो बना हुआ है, इसके अंदर पत्थर के अंदर फोटो बना हुआ है, ठीक है। नया नया जानकारी दिया गया है लकड़ी के ऊपर। तो वो सबको पहले सर्वे करेगा इस मिशन के अंदर। उसके बाद जो भी चीज़ वहाँ लिखा हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट करके इंटरनेट पर डाल देगा, ठीक है, मतलब डिजिटाइज करेगा। तो इसीलिए सर्वे करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, डिजिटाइज करेगा और इस तरह से कंजर्व हो जाएगा। तो ये है ज्ञान भारतम मिशन। 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पर डिजिटाइज करने का बात हो रहा है। 2024 में ये लॉन्च हुआ है, 2031 से चलेगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 480 करोड़ करीब करीब। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के अंदर ही नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, वही इंप्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को, ठीक है। अब रीड कर लेते हैं। ज्ञान भारतम मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट मैन्युस्क्रिप्ट, इंश्योर द लॉन्जिविटी एंड एसेसिबिलिटी एंड अनवील एंशियंट इंडियन नॉलेज टू द वर्ल्ड। इट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26, इसी बार लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व, प्रमोट, सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज लाइंग विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, मतलब कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA, ठीक है। टू एकोमोडेट द ज्ञान भारतम मिशन, बजट एलोकेशन फॉर द नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन हैज बीन हाइक्ड फ्रॉम 3.5 करोड़ टू 60 करोड़। तो 60 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो बजट में 60 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है, ठीक है। इस बार का बजट के लिए यानी कि इस साल के लिए रखा गया है 60 करोड़ रुपया, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसकंटिन्यूड द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। इसको समझते हैं समरी की मदद से, ठीक है, उसके बाद फिर रीडिंग करेंगे। ये लो, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, है ना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को देखते हैं। ये जो रेसिडेंट इंडियंस है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, इसके अंदर कौन कौन आता है? इंडिविजुअल आ गया, HUF आ गया, ट्रस्ट आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, ETF आ गया और कंपनीज आ गया। ये लोग जो है गोल्ड को डिपॉजिट कर सकता है। कितना गोल्ड? मिनिमम 10 ग्राम। और गोल्ड को डिपॉजिट करके उसके बदले में इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट ले सकता है। कैसे कैसे इंटरेस्ट ले सकता है? अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो गोल्ड डिपॉजिट कर रहा है, जैसे कि 1 से 3 साल के लिए ये गोल्ड डिपॉजिट किया है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बैंक डिसाइड करता है कि कितना इंटरेस्ट उसको देना है। अगर वो मीडियम टर्म यानी कि 5 से 7 साल के लिए गोल्ड को डिपॉजिट किया है, तो गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देता था 2.25% पर एनम, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म यानी कि 12 से 15 साल के लिए अगर आपने गोल्ड को डिपॉजिट किया है, तो उसके बदले में हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता था बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और जब आपका जो गोल्ड है वापस आप लेंगे, तो जो लेटेस्ट दाम है उस दाम पे आपको वापस दे दिया जाएगा। ये था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट दे रहे थे, ये पूरा स्कीम को हटा दिया गवर्नमेंट ने, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों का जो स्कीम था उस वो हटा दिया गया, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे चल रहा है। बैंक चाहेगा तो हटाएगा, अभी बैंक नहीं चाह रहा है तो नहीं हटा रहा है, ठीक है। कौन कौन बैंक कर रहा है? ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबी। आरआरबी नहीं कर रहा है। लो यहाँ फिर से क्वेश्चन बनता है कि कौन नहीं कर रहा है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको बोल देगा, ठीक है, और बीच में एक आरआरबी डाल देगा, समझे। ये जो अकाउंट खुलता है इसको बोलते हैं गोल्ड सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब बैंक तो ये गोल्ड ले लिया, बैंक तो ये गोल्ड ले लिया और इसके बदले में इंटरेस्ट भी दे रहा है, इसके बदले में इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो ये जो गोल्ड ये रखा है इससे पैसा कैसे कमाएगा बैंक? तो बैंक इसी गोल्ड को फिर कुछ ज्वेलर्स को दे देता है, ठीक है। तो गोल्ड एज लोन टू ज्वेलर्स, ठीक है, ये है पूरा स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब इसको हम लोग रीड करते हैं, ओके। So RBI has clarified that existing deposits will continue till maturity. However, no fresh mobilization or renewals will be allowed. About gold monetization scheme GMS रीड करते हैं। Launched in 2015 as a revamped version of the gold deposit scheme, implemented by jointly Ministry of Finance, RBI, and scheduled commercial banks. The gold monetization scheme allows gold depositors to earn interest on their bank deposit accounts. The main objectives of gold monetization schemes are to mobilize gold held by households and institutions in the country, make gold available on loans from banks to jewelry business, to reduce dependence on imports. हम लोग को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो वो गोल्ड को इंपोर्ट ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जिनके पास भी गोल्ड है वही लोग जमा कर ले। अगर वो लोग जमा कर देगा तो वही गोल्ड जो है वो अब मोबिलाइज हो जाएगा। जो पड़ा हुआ था किसी का घर में वो अब इकोनॉमी के अंदर आ गया, हेल्प करने लगा, ज्वेलर्स के पास चला गया, ज्वेलर्स आगे बेचने लगा, आगे उसको फिर चेंज करने लगा उसका मटेरियल, है ना, और उसके बाद फिर उससे ज़्यादा अर्न करने लगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज आर एलिजिबल टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, ठीक है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स इज पेग्ड एट 10 ग्राम्स, बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सक्लूडिंग स्टोन्स एंड मेटल्स। जानते हैं क्या होता था? जैसे कि जिसके पास भी गोल्ड है वो जाके गोल्ड दिए, जैसे कि हार वार है, तो वो हार वार को क्या करता था ज्वेलर्स, उसको पिघला करके कॉइन वॉइन बना देता था। इसीलिए जब आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर वापस अपना गोल्ड लेने के लिए जाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो आपको सेम टू सेम गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको कॉइन मिलेगा या फिर बिस्किट मिलेगा गोल्ड का, समझे। क्यों? क्योंकि वो जो गोल्ड है वो ज्वेलर के पास गया होगा, ज्वेलर ने मेल्ट करके आगे में बेचा होगा। The jewelry is melted and converted into 995 fineness bars. The weight in 995 fineness bar is considered the final quantity to be credited to the customer's gold deposit account. Banks open a gold savings account for the depositor where the gold is held. The interest on deposit shall be calculated in the INR on the value of gold at the time of deposit. At maturity, the depositors can redeem the principal either in gold or in equivalent INR value. ठीक है, समझ में आया आपको? कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडियंस, जैसे कि इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, एक्शन ट्रेडेड फंड्स एंड कंपनीज, ठीक है। टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है? एग्जाम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड और नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ द गोल्ड वैल्यू ड्यूरिंग द डिपॉजिट पीरियड। ये जो जितना देर तक हमने डिपॉजिट किए हैं तो गोल्ड का दाम बढ़ गया होगा, गोल्ड का दाम बढ़ गया हो तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया, हम लोग को एक्चुअली में कैपिटल गेन हो गया, लेकिन हम लोग को कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये वाला कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बात है। अब देखते हैं टाइप ऑफ डिपॉजिट, 3 तरीके का था, एक शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, एक है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। ये जो गवर्नमेंट डिपॉजिट है इसको कैंसिल कर दिया गया है आपसे, यानी कि अब फर्दर नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट को नहीं किया गया है, ठीक है। मिनिमम लॉकिंग पीरियड याद रखिए, 1 से 3 साल शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के लिए, 5 से 7 साल मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के लिए और 12 से 15 साल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के लिए। कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो गड़बड़ कर दिया मैंने, एज डिटरमाइंड बाय द बैंक्स 2.25% यहाँ पर होगा और 2.50% यहाँ पर होगा।
उल्टा कर दिया है। और इंटरेस्ट पेमेंट कब कब मिलता है? मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 3 ईयर्स में मिलता था, ऐसा 5 ईयर्स में मिलता था। ठीक है, ठीक करके दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, हो गया। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन चीफ जो है, ये अनाउंस किया है UN80 इनिशिएटिव। ठीक है, ये इनिशिएटिव है क्यों जारी किया गया है? पहली बात कि ये 80 साल का हो गया है, यूनाइटेड नेशन जो है ना, ये 80 साल का हो गया है। 1945 में स्टार्ट हुआ था और अभी 80 साल हो गया है। तो अभी यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है, जिसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इन्होंने UN80 इनिशिएटिव जारी किया है। ये जो UN80 इनिशिएटिव है, इसके अंदर ये लोग क्या करेगा? कॉस्ट कटिंग करेगा। अभी चूंकि वार का माहौल हर जगह बना हुआ है, रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, यूएसए और चाइना भी जो है टैरिफ वार खेल रहा है, तो सब प्रॉब्लम में है। तो यूनाइटेड नेशन को ना अच्छा से फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ये लोग कॉस्ट कटिंग करना चाहता है और किसी तरह से अपने एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना चाहता है। इसीलिए UN80 का इनिशिएटिव लाया गया है। तो UN80 का इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन है, ठीक है, जैसे कि UNGA है, UNSC हो गया, ICJ हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, इकोसॉक हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया। ये सब के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग पोर्शन में कवर कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएन का कौन कौन है? FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईफेड है, IMF है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक, उसके बाद फंड और प्रोग्राम के बारे में भी यहाँ पर बात किया है। इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट कंसर्न, जैसे कि UNDP, UNEP, यूनिसेफ, UN हैबिटेट। ठीक है, चलो। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस फ्रंटियर सीड्स। ये फ्रंटियर सीड्स करके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है ADB। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ADB ने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड्स। ठीक है, ये क्या है तो देखते हैं। सीड का मतलब होता है सीड फंडिंग। यहाँ पर जो फ्रंटियर सीड्स है ना, सीड्स का मतलब होता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग किसको मिलता है? जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में वो कंपनी बहुत ग्रो नहीं किया है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कंपनी जो कि आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन ग्रो नहीं किया है, यानी कि स्टार्टअप का भी पूरा अर्ली स्टेज है। तो अर्ली स्टार्टअप में हम लोग जब पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सीड फंडिंग करना चाहता है उन स्टार्टअप्स को या फिर उन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को जो कि इनोवेट करता है इन सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री। ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि स्मार्ट फिशिंग, सप्लाई चेन ट्रैकर्स। तो इस तरह का जो इंडस्ट्री में जो भी स्टार्टअप्स है या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है, उनको सीड फंडिंग दे रहा है कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कौन सा रीजन के लिए? इन पैसिफिक आइलैंड। ठीक है, बस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लें तो 1966 में ये स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में है। 68 कंट्रीज इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट हमेशा इसका जापान रहता है। जापान का ओनरशिप है इसके अंदर 15.6%, यूएसए का 15.6%, चाइना का 6.4% और इंडिया का 6.3%। ओके, अब रीड कर लेते हैं। कुछ छूट भी किया होगा तो रीडिंग में खत्म हो जाएगा, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रंटियर सीड स्पेसिफिक प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज ग्रांट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एंड प्रोजेक्ट्स दैट फोकस ऑन सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड इकोनॉमीज। फोकस एरियाज क्या है? सपोर्टिंग इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स इन फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड मरीन टूरिज्म, प्रमोटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन रिडक्शन इन कोस्टल एरियाज, enhancing climate resilience through ocean based solution, supporting the blue economy in Pacific region। ठीक है, पैसिफिक रीजन जो है, पैसिफिक आइलैंड्स जो है, वहां पर ये एडीबी ने लॉन्च किया है। कौन कौन सा पैसिफिक आइलैंड है ये नहीं बताया गया अभी तक। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को भी नहीं मालूम है कि कौन कौन सा पैसिफिक आइलैंड है, लेकिन पैसिफिक आइलैंड्स जो है वहां पर सीड फंडिंग देने का सोचा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और उन स्टार्टअप्स को और उन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को जो कि इनोवेट करता है इन सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री। ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि जो ओशियन पे बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे कि कोई स्मार्ट फिशिंग कर रहा है, ठीक है, एआई लगा करके ओवर फिशिंग रोक रहा है, ठीक है, सप्लाई चेन को ट्रैक कर रहा है कि हम लोग फिशिंग किए फिर कितना देर सप्लाई चेन में जा रहा है। तो इस तरह का जो स्टार्टअप्स है जो कि इस तरह में काम कर रहा है, मरीन टूरिज्म फैला रहा है, एक्वाकल्चर पे काम कर रहा है, सब ब्लू इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है ना, तो उन तरह का जो स्टार्टअप्स है उनको सीड फंडिंग दे रहा है एडीबी। फंडिंग, द प्रोग्राम विल प्रोवाइड कैटालिटिक ग्रांट्स
एक्टिंग एज सीड फंडिंग टू अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट। देखो ये जो एडीबी है ये थोड़ा पैसा देगा जिससे कि जो स्टार्टअप है या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है थोड़ा सा ग्रो कर जाए। थोड़ा सा ग्रो करेगा तो बाकी इन्वेस्टर्स का नजर में आ जाएगा, बाकी इन्वेस्टर्स का नजर में आ जाएगा तो बाकी इन्वेस्टर और पैसा लगाएगा, तब जाकर के ये जो स्टार्टअप है ये और ग्रो कर पाएगा। तो थोड़ा सा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ये एडीबी। एडीबी विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अलोंगसाइड विद द ग्रांट्स। ठीक है, एडीबी का बात करते हैं। ADB is a leading multilateral development bank supporting sustainable, inclusive, and resilient growth across Asia and the Pacific. Founded in 1966, headquarter Manila, Philippines. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। ठीक, यहां पर देखते हैं। इंडोनेशिया जो है वो ज्वाइन कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिख रहा है कि नहीं आपको? हाइड कर दूंगा अपने आप। चलो, इंडोनेशिया जो है वो ज्वाइन कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 6th ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है, तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल बैंक है, ठीक है, जो कि अलग अलग देशों को लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसी तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स समिट के दौरान बना था ताकि ब्रिक्स कंट्री को ये हेल्प कर पाए। ठीक है, 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में। ये लोन्स देता है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका ऑथराइज कैपिटल $100 बिलियन से। इंडोनेशिया जो है वो 9th कंट्री बन गया है टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? यूनाइटेड नेशन का सारा कंट्री ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसका मेंबरशिप ले सकता है। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर मैं छूट गया है, यहाँ लिखना चाहिए। UN member countries can become member. UN member countries open to membership. ठीक है, मेंबरशिप रीड करते हैं इसको। Indonesia to become 9th country to become the member of न्यू डेवलपमेंट बैंक established by ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेट से ज्वाइन किया था, इसीलिए साउथ अफ्रीका को मैंने थोड़ा सा धीरे करके बोला। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो 9th कंट्री है टू बिकम द न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया जो है ये 9th कंट्री बना है टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया 10th कंट्री है इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर जितना भी मेंबर कंट्रीज है उसमें इंडोनेशिया भी पार्ट रखता है। इंडोनेशिया 10th कंट्री बना है और न्यूली ज्वाइन किया है ब्रिक्स में। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगा कि 9th या 10th, 9th या 10th। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करा जा सकता है। Announced by the Indonesian President Prabowo Subianto during his summit, during his meeting with the New Development Bank's President Dilma Wana Rousseff. Indonesia is the 10th member country of BRICS and the first from Southeast Asia. New Development Bank. During the 6th BRICS Summit meeting held in Fortaleza, Brazil, a decision was taken by the BRICS leaders to set up a multilateral development bank. In 2015, the BRICS Bank was established, which was later renamed as the New Development Bank. Function: to provide loans to develop infrastructure and sustainable development projects in emerging markets and developing countries. Authorized capital कितना है? $100 बिलियन का, $100 बिलियन। membership is open to all members of United Nations. फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। द टर्म ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, was coined by British economist Jim O'Neill in 2001. In a research report, he forecasted that these countries' economic growth would outperform the world in coming decade. With the joining of South Africa in 2010, the name of the group was changed to BRICS from BRIC. On 1st January 2024, Egypt, Ethiopia, Iran and UAE
joined BRICS. Indonesia is the latest country to join BRICS, taking its total membership to 10. Brazil will host 17th summit meeting of the BRICS leaders in 2025. ठीक है, ये भी हमारा हो गया। शरद कमल टेबल टेनिस से रिटायर हो गए, बस इतना ही आप पढ़ लो। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि शरद कमल रिटायरमेंट ले लिए हैं, शरद कमल किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, तो वो टेबल टेनिस प्लेयर थे, ठीक है, और वो पहले इंडियन थे टू बी इलेक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। यही सिर्फ पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये इतने बड़े हस्ती क्यों है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल, ठीक है। हिज लेटेस्ट आउटिंग विल बी WTT स्टार कंटेंडर टू बी हेल्ड एट नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई। 5-time Olympian, is the highest ranked Indian in the world at 42 according to latest world table tennis ranking list। इसीलिए पूछा जाएगा। ये देखो ये हस्ती कितना बड़ा है, जो बहुत बड़ा हस्ती होता है अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो वो एग्जामिनेशन पूछता है। In 2019 he achieved career best world ranking of number 30. He leaves behind a legacy of 10-year national champion. Sharath has won 13 Commonwealth Games medal, including 7 golds, 2 Asian Games bronze medal, and 2 ITTF Pro Tour titles. He is the first Indian to be elected into the International Table Tennis Federation (ITTF) Athletes Commission. ठीक है, also part of athletes body in the Indian Olympic Association. अर्जुना अवार्ड 2004 में, पद्मश्री 2019 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 में। ठीक है, तो शरद कमल टेबल टेनिस से रिटायरमेंट लिए हैं, या टेबल टेनिस खेलते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फंडिंग फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप डिक्लाइन इन 2024। देखो, वुमेन लेड स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स में वुमेन लीडर है, वुमेन ने जो स्टार्टअप चला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है कि ग्लोबल फंडिंग जो है वो कम हो गया है। ग्लोबल फंडिंग फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स ड्रॉप्ड, ये कम कर दिया गया है। मतलब ग्लोबल फंडिंग मतलब कि जो बाकी देश लोग भी किसी स्टार्टअप पे निवेश करता है, तो वुमेन लेड स्टार्टअप्स पे कम निवेश किया है, ग्लोबल फंडिंग कम हो गया है। ऑल टाइम कितना है, ऑल टाइम नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है इंडिया। लेकिन 2024 में चूंकि कम हुआ है इसीलिए इंडिया 3 नंबर पे आ गया, 2 नंबर से 3 नंबर में आ गया। फर्स्ट है यूएसए, दूसरा है यूके और तीसरा है इंडिया। रीजन यही है कि जो वुमेन है, वुमेन लेड स्टार्टअप्स जो है वो जो है ना, मतलब रिटेल सेक्टर में ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, रिटेल सेक्टर, और जो मैन लेड स्टार्टअप्स है, मतलब कि जिनका लीडरशिप मैन के द्वारा है, उन लोग का स्टार्टअप्स बेसिकली एआई पे है। ठीक है, या फिर टेक पे है। इसीलिए जो टेक पे है, एआई पे है, उन पे निवेश बढ़ गया है, और रिटेल सेक्टर जो नॉर्मल नॉन टेक सेक्टर है उस पर थोड़ा सा निवेश कम हो गया है। इसीलिए देखा जा रहा है कि जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स है उनका ग्लोबल फंडिंग कम हो गया है इंडिया के लिए। ऑल टाइम फर्स्ट में यूएसए, सेकंड में इंडिया, और 2024 में फर्स्ट में यूएसए, सेकंड में यूके, थर्ड में इंडिया। ठीक, इंडिया में रिटेल सेक्टर बढ़ गया, जैसे कि मामा अर्थ, समझे, और नाइका, है ना। तो इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक्स सेकंड आफ्टर यूएस इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम फंडिंग रेज्ड बाय कंपनीज विद वुमेन फाउंडर्स, विद द टोटल कैपिटल मोबिलाइजेशन ऑफ 26 बिलियन सीन इन दिस स्पीड टिल डेट, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सन। ये ट्रैक्सन ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्टार्टअप्स को लेकर के ही स्टडी करता है। द रिपोर्ट बाय द स्टार्टअप रिसर्च एंड एनालिटिक्स फर्म further revealed that India is home to over 7,000 active women-led startups, accounting for 7.5% of all active startups in the country। बहुत अच्छा ये डेटा है, ये डेटा को भी मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि 7,000 एक्टिव वुमेन लेड स्टार्टअप है। आपको मालूम है इस तरह का जो न्यूज़ है जिसमें कि वुमेन जो है वो लोग का बारे में न्यूज़ बताया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है वुमेन के लिए, भूल गए अभी। ठीक, 7,000 एक्टिव वुमेन लेड स्टार्टअप्स है और अकाउंटिंग फॉर 7.5% ऑफ ऑल एक्टिव
नहीं, ये इतना ही ठीक है। 2024 का बात कर रहा है। इन 2024 India ranked third globally in terms of funding raised by startups co-led by women after US and UK, accounting for 3.96 percentage of funding raised by women-led startups across the globe. According to the reports, the retail sector took a strong lead based on the investment raised by women-led startups. चलो आगे बढ़ते हैं। Report on trends and progress of housing in India. Report on trends and progress of housing in India 2024। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा पब्लिश किया गया है। यहाँ पर समरी देखते हैं। रिलीज किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। इसमें कह रहा है कि जो हाउसिंग लोन है 81% बाय बैंक्स है और 19% बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ठीक है, 2011-12 में 6.6% ऑफ जीडीपी था हाउसिंग लोन, और 2023-24 में 11.3% ऑफ जीडीपी है हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन देखा जा रहा है कि ये बढ़ रहा है, हाउसिंग लोन बढ़ रहा है। ठीक है, क्या क्यों बढ़ रहा है? रीजन है अर्बनाइजेशन, बहुत लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। फिर बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह का स्कीम से भी ये जो हाउसिंग लोन है ये बढ़ रहा है। अभी आउटस्टैंडिंग लोन कितना है और किसके द्वारा है? आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब कि लोन जो अभी रिपे नहीं हुआ है। तो 44% है मिडिल इनकम ग्रुप्स के द्वारा, 39% है ईडब्ल्यूएस और लो इनकम ग्रुप्स के द्वारा, और 17% है हाई इनकम ग्रुप्स के द्वारा। अभी तक सिर्फ 5% बिल्डिंग्स है जो कि ग्रीन सर्टिफाइड है। कारण ये कि जो ग्रीन सर्टिफिकेशन करता है उस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम है, 1 या 2 ही है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो ग्रीन सर्टिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2-4 चीज़ और ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड करते हैं चैलेंजेस क्या-क्या है। ठीक है, चैलेंजेस क्या-क्या है? चैलेंजेस में लिख दीजिएगा आप लोग रीजनल डिस्पैरिटी, अलग-अलग जगह में उतना नॉलेज नहीं है लोगों को और डरते भी हैं लोग, क्योंकि होम लोन लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे और मान लो कि बाढ़ आ गया, फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वेदर का भी एक वो बात हो जाता है, वो भी चैलेंज है। ठीक है, वेदर लिख दिया मैंने, वेदर। ठीक है, रीडिंग करते हैं। तो बैंक्स अकाउंट्स फॉर 81%, whereas हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अकाउंट फॉर 19% ऑफ द हाउसिंग लोन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स यानी कि आउटस्टैंडिंग लोन्स को देखा जाए तो मिडिल इनकम ग्रुप्स 44%, ईडब्ल्यूएस एंड लोअर इनकम ग्रुप 39% और हाई इनकम ग्रुप 17%। हाउसिंग लोन्स जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 6.6% इन 2011-12 टू 11.3% in 2023-24। ग्रीन बिल्डिंग्स, ओनली 5% ऑफ द बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड एज ग्रीन। चैलेंजेस क्या है हाउसिंग सेक्टर के अंदर? रीजनल डिस्पैरिटी इन फाइनेंस, सदर्न एरिया में 35% लोन गया है, वेस्टर्न एरिया में 30% लोन गया है, नॉर्दर्न इंडिया में 28% लोन गया है, लेकिन ईस्टर्न एरिया में 5.4% और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 0.68%। क्लाइमेट रिस्क भी है, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू फ्लड्स, फायर्स एंड एक्सट्रीम वेदर कॉल्स फॉर रेजिलियंट एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। Issues in green building, limited number of certification bodies, lack of standard certification framework and high material cost। नेशनल हाउसिंग बैंक का बात कर लेते हैं। ये 1988 में फाउंड किया गया था। ठीक है, अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट, प्रमोट एंड डेवलप द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट इन इंडिया। ओनरशिप 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एमडी संजय शुक्ला, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये हम लोगों ने पिछले साल पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसको कौन रिलीज किया है ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हिसाब से जो मेजर 2 बात कहा गया है, एक की ग्लोबल डेट जो है वो 97 ट्रिलियन है 2023 में, और इंडिया का जो डेट है वो 2.9 ट्रिलियन है 2023 में। और मोटा मोटी यही कह रहा है कि दुनिया में डेट बहुत बढ़ रहा है, डेट बहुत ही बढ़ रहा है। ग्लोबल डेट 97 ट्रिलियन हो गया है, इंडिया का डेट 2.9 ट्रिलियन हो गया है, और इतना डेट हो गया है कि बहुत सारे लोग तो इंटरेस्ट देते देते थक जा रहे हैं। ठीक है, यही कहा गया है। ठीक है, released by United Nations Conference on Trade and Development, reports warns of rising debt risk, urging immediate global action to ensure stability। की फाइंडिंग्स देखा जाए रिपोर्ट का
तो ग्लोबल डेट सर्ज, पब्लिक डेट जो है वो 97 ट्रिलियन पहुंच गया है 2023 में, विथ डेवलपिंग कंट्रीज डेट राइजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज डेवलप्ड नेशन। ठीक है, इंडियाज पब्लिक डेट वाज रिकॉर्डेड 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। डेट सर्विसिंग स्ट्रेंथ, 54 डेवलपिंग नेशंस स्पेंड मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट देन ऑन द सोशल सेक्टर। जिन्हें सोशल सेक्टर में नहीं खर्चा कर रहा है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर रहा है, वो भी डेवलपिंग नेशन। 54 डेवलपिंग नेशन, ये बहुत बड़ा बात है, प्रॉब्लम वाला बात है। अनइक्वल फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपिंग नेशंस पे 2 to 12 टाइम्स मोर इन द इंटरेस्ट देन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है? बाय राइजिंग ग्लोबल पब्लिक डेट, डेट ओवरहैंग, हाई डेट लेवल कैन स्टिफल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। अगर आप इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लिक्विडिटी चैलेंज, द विड्रॉल ऑफ नियरली 50 बिलियन बाय प्राइवेट क्रेडिटर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज हैज वर्सन लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट, लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट भी ये बढ़ता चलेगा। द क्रेडिटर बेस विथ वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल क्रेडिटर्स मेक्स डेट स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसिव। देखो, वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है, वेस्ट कंट्रीज का जो क्रेडिटर्स है वो लोग पैसा दिया हुआ है, तो वो लोग डेट स्ट्रक्चरिंग को इतना एक्सपेंसिव कर दिया है जिसकी वजह से जो वो डेवलपिंग नेशन है उसको ज़्यादा लोन देना पड़ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। समझे? तो रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है, आप रीड कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल डेट रिपोर्ट, इसके अंदर ना कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट मंथ में पढ़ेंगे, अप्रैल मंथ में जब पढ़ेंगे तब इसको भी देख लेंगे। ग्लोबल डेट रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर ने इसको कवर नहीं किया है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू को एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाय IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना, 2023 में ये 2.5% से बढ़ा था, लेकिन 2024 में 4.3% से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा बाय 4.3%, यहाँ होगा बाय 2.5%, ये बढ़ा था। तो एनर्जी डिमांड जो बढ़ रहा है ना, बढ़ने का जो दर है ये बहुत फास्ट है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये 2024 में ना एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया था और बहुत जगह में कूलिंग डिमांड बढ़ गया था। कूलिंग डिमांड का मतलब ठंडा करो भाई, बहुत गर्मी आ गया है। 2024 में जो बिल्डिंग सेक्टर था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, वहां पर एसी का डिमांड बढ़ गया था। एसी में इलेक्ट्रिसिटी लगता है, इसीलिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ गया। कितना से बढ़ा? 4.3% से बढ़ा। ठीक है, नेचुरल गैस एमिशन जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा टू ग्लोबल कार्बन एमिशन ग्रोथ। ठीक है, ये ग्लोबल एनर्जी रिव्यू हम लोग देखें, इसको रीड कर लेते हैं। तो रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, this edition of the Global Energy Review is the first comprehensive depiction of the trends that took place in 2024 across the entire energy sector, covering data for all the fusion technologies, all regions and major countries and energy related carbon dioxide emission. ठीक है, हाइलाइट्स क्या है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज बाय 4.3% in 2024 from 2.5% in 2023. Rising global electricity use was driven by the factors such as increasing cooling demand resulting from extreme temperatures, growing consumption by industries, and the electrification of transports and the expansion of data center sector. ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर 2024 में द वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड सरपास्ड द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन 2023. Regions with high cooling demand were particularly affected, including China, India, and US. Building sector drove higher electricity demand in 2024. ठीक है, growing 4 times faster than in 2023. Global electricity consumption in buildings increased by more than 600 terawatt hours or 5% in 2024. The industry sector made up nearly 40% of the total growth in electricity demand in 2024. ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर भी बढ़ा है, तो इंडस्ट्री सेक्टर का डिमांड 40% से बढ़ा है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर डिमांड 40% इंक्रीज। ठीक है, electricity use in industry grew by nearly 4% in 2024. Global increase in 300 million tons of carbon dioxide was influenced by record high temperatures.
Natural gas emissions rose by around 2.5%, 180 metric ton carbon dioxide in 2024, making it the largest contributor to the global carbon emissions growth. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यूएस ओवरटेक्स यूएई एज द इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, सेज आरबीआई. तो आरबीआई के सर्वे के हिसाब से देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, ये कोई नया बात नहीं कहा है. यूएस जो है वो बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, कितना 2.7% इन फाइनेंशियल 2024. ठीक है, यूएई जो है वो सेकंड पोजीशन में रहा 19.2% फाइनेंशियल 2024. तो रेमिटेंसेस जो है सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है, उसके बाद यूएई से आ रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स से कितना परसेंटेज हम लोग का रेमिटेंस आ रहा है? 27.7%. यूएई से कितना परसेंटेज हम लोग का रेमिटेंस आ रहा है? 19.2%. एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, यूएस, इससे हमारा 50% अप्रॉक्स रेमिटेंस आता है. और गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज जो है जैसे कि यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, यहाँ 38% आता है हमारा. ठीक है, टॉप रेसिपिएंट जो है इंडिया में कौन कौन है? केटीएम है, केरला है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है. ठीक, अब रीड कर लेते हैं. Advanced economies, particularly the US, UK, Singapore, Canada, and Australia, together accounted for more than half of the India's remittances in 2023-24. ठीक है, reflecting a shift in migration patterns towards a skilled Indian diaspora. The Gulf Cooperation Council countries जैसे कि UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain contributed 38% of the total remittances received by India. ठीक है, India's inward remittances have more than doubled from 55.6 billion in 2010-11 to 118.7 billion dollars in 2023-24. ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, इग्नोर भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लिख दो क्योंकि आरबीआई का सर्वे है तो आपका हेल्प हो जाएगा. आरबीआई का सर्वे है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंडिया का रेमिटेंस, इंडियाज रेमिटेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 $118 बिलियन अप्रॉक्स. बस हो गया, ऐसा सा चीज था. ठीक है, इसके बाद कहता है इंडियन माइग्रेंट्स इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज अकाउंट फॉर अराउंड हाफ ऑफ द टोटल इंडियन माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि गल्फ कंट्रीज में हम लोग का आधा इंडियन माइग्रेंट्स है. अच्छी बात. द शेयर ऑफ यूएस इन इंडिया टोटल रेमिटेंसेस रिमेंड लार्जेस्ट. ठीक है, UAE maintained its position as the second largest source of India's remittances, with its share increasing from 18% to 19.2% in 2023-24. Maharashtra received the largest share of 20.5% in 2023-24, albeit lower than 2020-2021. ठीक है, 35.2%. Kerala 19.7%, followed by Tamil Nadu 10.4%. Maharashtra, Telangana, and Punjab accounted for largest number of Indian students migrating abroad for education and staying back for employment opportunities. पंजाब वाले तो कनाडा चले जाते हैं. चलो, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है. इसका थीम इस बार क्या रखा गया है? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर. ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है. इट कॉमेमोरेट्स द एस्टैब्लिशिंग ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, रसिया जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है स्मार्ट सिटीज एक्सपो 2025 में. जो स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो है इसके अंदर क्या होगा? स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्बन इनोवेशन. ठीक है, रशियन डेलीगेशन यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अभी 22,000 करोड़ का स्कीम टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है ये 300 बिलियन पहुंच जाएगा बाय 2026. तो इट हैज बीन प्रोजेक्टेड दैट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन विल रीच $300 बिलियन बाय 2026. इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. 99.2% of all the mobile phone
विच आर सोल्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। चलो, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है PLI स्कीम वर्थ 22,000 करोड़ एम्ड एट बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक लॉन्च किया गया है फॉर महिला सुरक्षा, किसके द्वारा? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा, सर टीम के द्वारा। तो सर टीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है, इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी का हैंडबुक जारी किया है महिला सुरक्षा के लिए। सॉरी, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट में, तो इसीलिए एक साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक जारी किया गया है महिला सुरक्षा के लिए। कब? इंटरनेशनल वुमेन डे के अंदर। तो जो भी वुमेन है ना यहाँ पर, जो कि मेरा वीडियो देख रही है, वो इंटरनेशनल वुमेन डे कब है वो बताएंगे मुझे कमेंट में। ठीक है, इंटरनेट में सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ, ये भूल नहीं जाना कि कब है। फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द टिल 31 मार्च 2026। अगले साल तक उड़द का फ्री इंपोर्ट होगा। ठीक है, यानी बाहर देश से आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा उड़द पे। ठीक है, लेकिन मसूर पे लगेगा। ये नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटेंड कर दिया है फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द पल्सेस टिल 31 मार्च 2026 टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ इसेंशियल पल्सेस इन द कंट्री। ठीक है, उड़द का ना हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर भी हैं, हम लोग बहुत प्रोड्यूस करते हैं उड़द को, लेकिन फिर भी हम लोग का डोमेस्टिक डिमांड जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट में बोल दिए हैं कि ठीक है इंपोर्ट भी करो, उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ उड़द pulses in the world, but the demand for urad is more than the domestic production. The largest producer of urad in India is Madhya Pradesh, followed by Andhra Pradesh and उत्तर प्रदेश, यानी तीनों प्रदेश है। ठीक है, MP, AP, UP। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ उड़द, कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं उड़द को? म्यांमार, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड, फिर ब्राजील। ठीक है, मसूर पे हम लोग 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना बोल रहा हूँ, कनाडा एंड रशिया आर द मेजर सोर्स ऑफ मसूर फॉर इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इन 2022, उत्तर प्रदेश वाज द लार्जेस्ट मसूर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इसके बाद इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल प्लांट टू बी सेटअप एट सोलान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? एक ऐसा प्लांट सेटअप हो रहा है जहां पर एपीआई भी रहेगा, वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन भी रहेगा और 2G इथेनॉल प्लांट भी बनेगा, यानी तीनों को एक साथ बनाया जा रहा है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है। कोई भी दवाई बनाने के लिए ना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लगता है, यानी कि एपीआई लगता है। तो वो एपीआई को यहाँ पर बनेगा। एपीआई के अंदर ना ग्रीन हाइड्रोजन लगता है, मतलब हाइड्रोजन का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। वो हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? 2G इथेनॉल से लेकर के आएंगे। मतलब आप समझिए, ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये प्लांट में काम कैसे होगा पहले इसे सुन लेते हैं। देखते हैं कि काम कैसे होगा इस प्लांट के अंदर। देखो, मान लो कि एक प्लांट है ना, यहाँ पर एपीआई यानी कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बन रहा है। ठीक है, जो कि मेडिसिन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को कहीं ना कहीं मेडिसिन बनाना है। ठीक है, तो मेडिसिन कैसे बनेगा? इसमें कुछ हाइड्रोजन लगता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? चलो हाइड्रोजन के लिए यहाँ प्लांट बना देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ना आपको थोड़ा सा फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहाँ से लेकर के आएंगे? फ्यूल के लिए 2G इथेनॉल प्लांट बना दो। सोचो, तो 2G इथेनॉल प्लांट से हम लोग फ्यूल निकाल लेंगे, वो फ्यूल से हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर देंगे पानी से, और हाइड्रोजन अलग हो गया तो हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे हम लोग एपीआई में, और एपीआई से हम लोग का मेडिसिन बन जाएगा। तो ये तीनों का तीनों प्लांट एक ही जगह में इंटीग्रेट करके बनाया गया है सोलान, हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। छोटा मोटा प्लांट नहीं है। कहाँ पर खुल रहा है? सोलान, हिमाचल प्रदेश में। अब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का जो भी मैंने आपको तो बता दिया है। ठीक है, कि इथेनॉल प्लांट क्या होता है। तो इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये कहाँ खुल रहा है? सोलान, हिमाचल प्रदेश में। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल विल बी सेट अप इन बड्डी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया इन द सोलान डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड। इसके बाद सेकंड जनरेशन इथेनॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेटअप a target to provide 20% ethanol blended petrol
all over the country by 2025-26. Initially, the government allowed the use of ethanol derived from sugarcane molasses. This was the first generation ethanol. Later, the government allowed the use of agriculture residue like rice, wheat straw, ठीक है, cane trash, corn cobs, etc. for the production of ethanol. This was called second generation ethanol. To encourage the companies to set up 2G ethanol biorefineries, the central government has launched the प्रधानमंत्री जीवन योजना. ठीक है, जीवन का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना. ठीक है, इसके बाद S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स के अंदर यस बैंक इकलौता बैंक है. ठीक है, अच्छा ये रैंकिंग किसके लिए किया जाता है? ये रैंकिंग्स किया जाता है ESG पे बेस्ड, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बेस्ड, और यहाँ पर इकलौता यस बैंक है. तो यस बैंक हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट रेटेड बैंक in sustainability for the third consecutive year as per S&P Global Corporate Responsibility Assessment 2024 and Carbon Disclosure Project. With the CSA score of 72 out of 100, Yes Bank is the only bank featured in the S&P Global Sustainability Yearbook 2025, which recognizes top 15% of the global banking leaders. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग A- का है लीडरशिप बैंड के अंदर. ठीक है, अब SBI जो है वो एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन जारी किया है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसका नाम है SBI अस्मिता. तो SBI अस्मिता नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लोन दे रहे हैं. ठीक है, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है SME सेक्टर के अंदर, तो उन लोगों को कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं. कोई कोलेटरल नहीं लेंगे, फ्री में लोन देंगे. उसका नाम है SBI अस्मिता. तो कोलेटरल नहीं लेंगे तो क्या गारंटी है कि लोन वापस हो जाएगा? तो हम लोग उसका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे कि इसके पास पैसा रहता है कि नहीं रहता है, बाकी सब चीज़ चेक कर लेंगे, GSTIN नंबर चेक कर लेंगे, उससे हम लोग चेक करके उसको कोलेटरल फ्री लोन दे देंगे. तो ये प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा. SBI हैज लॉन्च कोलेटरल फ्री डिजिटल SME loan product SBI Asmita for women entrepreneurs to help them expand their business. The product fetches and verifies the data footprints such as GSTN, customers' bank statements, CIC database, etc. of the borrower, thereby eliminating the hassle of physical document verification. It also launched a Nari Shakti Platinum debit card to cater the needs of women across various segments. ठीक है, इसके बाद इंडिया का गोली सोडा जो है वो ग्लोबल हो गया है. गोली सोडा, अपेडा लॉन्चेस गोली पॉप सोडा. ये गोली पॉप सोडा है ये ग्लोबल हो गया है. कौन किया है? अपेडा. अपेडा इसको लॉन्च किया है. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस द ग्लोबल रिसर्जेंस ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गोली सोडा रीब्रांडेड एज गोली पॉप सोडा. ठीक है, ये जो गोली पॉप सोडा है इसको फैसिलिटेट किया गया है और फीचर किया गया है एट इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक इवेंट लंदन 2025. ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एमएसएमई. हम लोग बजट के अंदर इसको ऑलरेडी देख रखे हैं. ठीक है, एक बार आप यहाँ पे देख लो. ठीक है, बस यहाँ पर हमारा ये डन हो गया. अब हम लोग इसको समराइज करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा. ठीक है, फटाफट समराइज कर लेंगे सारे न्यूज को. सबसे पहला, इंडियन रेलवे ने ज्वाइन किया मिशन अमृत सरोवर. मिशन अमृत सरोवर क्या है? मिशन अमृत सरोवर 2022 को लॉन्च हुआ था. इसके अंतर्गत जो भी पोखर है, सरोवर है, उसको हम लोग बना रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको वापस से ठीक कर रहे हैं. तो 75 सरोवर को हम लोग ठीक करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा कि टोटल हम लोग का 50,000 सरोवर अच्छा बन जाएगा. ये सरोवर अच्छा बन जाएगा, लेकिन बने रहने के लिए इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत आवश्यकता पड़ता है. इसीलिए जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है कि जन भागीदारी फॉर मेंटेनेंस. इसके बाद एक टेक्निकल सपोर्ट जो है वो विसाग एन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन देगा, जो कि पोर्टल बनाएगा और एप्लीकेशन में ट्रैक करेगा कि कितना काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है. इसके अंदर बहुत सारा मिनिस्ट्री आपस में मिलकर काम करेगा. कौन कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, कल्चर, पंचायती राज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये जो अमृत सरोवर है इसके अंदर इंडियन रेलवे क्यों ज्वाइन किया? इंडियन रेलवे तो रेलवे चलाता है, वो पोखर क्यों बना रहा है, पोखर क्यों ठीक कर रहा है? वो इसीलिए क्योंकि इंडियन रेलवे के पास जमीन बहुत है. ठीक है, और वो एक्सपर्टीज है और कोना कोना तक उनका पहुंच है, इसीलिए इंडियन रेलवे ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर. अगला है, अगला क्या है? निर्मला सीतारमन लॉन्च ऐप फॉर पीएम इंटर्नशिप.
तो पीएम इंटर्नशिप के बारे में जानते हैं कि पीएम इंटर्नशिप के अंदर 1 करोड़ यूथ को हम लोग टॉप 500 कंपनीज के अंदर 1 साल का इंटर्नशिप देने वाले हैं। 1 साल का इंटर्नशिप में जो यूथ होगा, जो कि 21 से 24 साल का युवा है, वो सीखेगा चीज़ों को, सीखेगा भी और उसको पेमेंट भी मिलेगा। फर्स्ट टाइम में उसको 6,000 रुपया मिलेगा। फर्स्ट टाइम में ग्रांट उसको मिलेगा 6,000 रुपया और हर मंथ उसको 5,000 रुपया करके मिलेगा। ये जो 5,000 है, इसमें 4,500 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है और जो 500 रुपया है ये सीएसआर के थ्रू कंपनी दे रहा है। जो कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिला है वो कंपनी दे रहा है। इसके अंदर कौन-कौन एलिजिबल है? जो हाई स्कूल में क्लियर कर लिया है, जैसे कि क्लास 10 या क्लास 12 पास कर लिया है, आईटीआई वाले बच्चे, पॉलिटेक्निकल ग्रेजुएट्स, ये लोग एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? जो भी एडवांस डिग्रीज लेकर के रखे हैं, जैसे कि एमबीए, सीए, आईआईटी, आईएम, आईआईएसईआर का ग्रेजुएट है वो लोग। उसके बाद अगर किसी के फैमिली में कोई ऐसा भी है जो कि 8 लाख से ज़्यादा कमाया है पर एनम पिछले साल, तो उसको नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर फैमिली में गवर्नमेंट जॉब है किसी का, तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, बजट में इस साल 10,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन किया गया है और इसके अंदर रिजर्वेशन अवेलेबल है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी होता है, तो ये रिजर्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग न्यूज़ देखिए, सी डॉट लॉन्चेस समर्थ। ये समर्थ क्या है? समर्थ एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर ऐसा स्टार्टअप्स जो कि टेलीकॉम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में अगर एआई है, टेलीकॉम सेक्टर पे अगर आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर टेलीकॉम सेक्टर में ही 5G और 6G टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम सेक्टर में क्वांटम टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी है और टेलीकॉम सेक्टर में ही टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का कोई स्टार्टअप है, तो ये सब जो काम कर रहा है, ऐसे स्टार्टअप्स को जो सी डॉट है वो ग्रांट देगा 5 लाख का, प्लस 6 मंथ के लिए ऑफिस स्पेस देगा। ठीक है, उसके बाद मेंटरशिप भी देगा। ये हो गया हमारा सी डॉट ने समर्थ लॉन्च किया है उसको। सी डॉट, सी डॉट का मतलब होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स का मतलब होता है कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लगा करके अच्छा उसका मतलब डेवलपमेंट कर देना। इसीलिए सी डॉट नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उन स्टार्टअप को चुना है जो कि नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, और उनको ये लोग ऑफिस स्पेस देंगे, वो लोग अपना इक्विपमेंट भी देंगे, ग्रांट भी देंगे 5 लाख का। ठीक, इसके बाद है पीएम युवा। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो पीएम युवा 3.0 अभी लॉन्च हुआ है। 1.0 2021 में लॉन्च हुआ था, 2.0 2023 में लॉन्च हुआ और 3.0 2025 में लॉन्च हुआ। ये जो 3.0 है पीएम युवा का, इसके अंदर क्या होगा? 75 यूथ को पकड़ा जाएगा। 75 यूथ जिनका एज 30 साल से कम है, जो कि बहुत अच्छा बुक्स लिख पाएंगे, उन लोग को चुना जाता है, उन लोग को मेंटरशिप दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग बुक्स लिखे। ये 3 थीम पे बुक्स लिखे। 3 थीम कौन कौन सा? इंडियन डायस्पोरा रोल इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंशिएंट टू मॉडर्न और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से लेकर के 2025 तक। तो ये 3 थीम है जिसपे 75 यूथ को मेंटर किया जाएगा कि वो लोग बुक्स लिखें। इसके बाद जो एनबीटी नाम का संस्था है, एनबीटी नाम का संस्था इनका बुक लॉन्च करेगा, पब्लिश करेगा आफ्टर रिव्यू। ठीक है, क्या 75 यूथ का बुक पब्लिश हो जाएगा? नहीं, सबका बुक पब्लिश नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट होंगे उनका ही बुक्स पब्लिश होगा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये जो पीएम युवा स्कीम है, इसके अंदर 75 लोग जो है मैक्सिमम 60-65 बुक लॉन्च हो ही जाता है। ठीक है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा? इस स्कीम के अंदर स्टाइपेंड है 50,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है, मतलब 50,000 करके हर एक मंथ मिलेगा 6 मंथ तक। 6 मंथ का ये प्रोग्राम है और 6 मंथ हर मंथ में 50,000 करके मिलेगा, यानी कि टोटल 3 लाख रुपया मिलेगा। प्लस बुक अगर एक बार पब्लिश हो जाता है, जितना भी बिकेगा वो 10% का रॉयल्टी भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पीएम जीवन योजना देखते हैं। पीएम जीवन योजना जो है ये 2019 से को लॉन्च हुआ था, 2028-29 तक ये चलेगा। इसके अंदर 2G इथेनॉल प्लांट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25% ऑफ द कॉस्ट ग्रांट दे रहा है, और अगर कोई बायो रिफाइनरी कर रहा है सेटअप तो 150 करोड़ रुपया ग्रांट दे रहा है सरकार। ये जो पीएम जीवन योजना है इसके अंदर 2G इथेनॉल प्लांट्स और डेवलप हो जाएगा, बायो रिफाइनरी और डेवलप हो जाएगा। इससे बहुत फायदा है। इस स्कीम के अंदर फार्मर जो है अपना एग्रीकल्चर वेस्ट देता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लैंड देता है, पॉलिसीज बनाता है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस तरह का प्लांट सेटअप करता है, जैसे कि 2G इथेनॉल प्लांट। ये प्लांट सेटअप करके जो फार्मर्स का वेस्ट है उसको लेकर के फ्यूल बनाता है, और वो फ्यूल जो है फिर इस्तेमाल होता है। इससे बहुत बेनिफिट है, 3 वे बेनिफिट है। पहला, जो कि
फार्मर्स अपना वेस्ट को जला देते थे, अब नहीं जलाएंगे, बेच पाएंगे। ठीक है। दूसरा, फ्यूल को अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा, फार्मर्स का डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पीएम जीवन योजना। इसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन। इसके अंतर्गत सरकार चाह रहा है कि पहले सर्वे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर डिजिटाइज करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ लिपि। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ कोई चीज। तो पहले के जमाने में आप देखे होंगे कि मंत्र, ठीक है, मंत्र लिखा रहता था पत्ता में या फिर पत्थर में। तो पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, पत्ता में कुछ लिखा हुआ है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो वहां से हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रख देंगे। इसी मिशन को नाम रखा गया ज्ञान भारतम मिशन। ये जो भारत में भारतम का जो नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट कर देना है, डिजिटाइज कर देना है। तो 2024 में ये लॉन्च करके 2021 तक ये चलेगा। ठीक है। इसमें टोटल आउटले कितना रखा गया है? करीब करीब 480 करोड़ रुपया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह काम करेगा। 2025-26 में 60 करोड़ रुपया इस पे एलोकेट किया गया है। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है। अब देखते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करें तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो मीडियम टर्म डिपॉजिट था और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले समझते हैं कि ये जो स्कीम वही क्या था। तो रेसिडेंट इंडियंस जो होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और कंपनीज, ये लोग अपना गोल्ड को डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट इन लोग को मिलता है। तो ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो डिपॉजिट करते हैं इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो डिसाइड करता है बैंक। शॉर्ट टर्म जनरली 1 से 3 साल के बीच में होता है। मीडियम टर्म के लिए अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं लोन तो वो 5 से 7 साल के लिए रहता है। ठीक है। गवर्नमेंट इसमें 2.25% का इंटरेस्ट देता है पर एनम। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गोल्ड डिपॉजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वहां पर 2.5% का आपको इंटरेस्ट देता है। साथ में जब आप अपना गोल्ड को वापस लेने के लिए आएंगे मीडियम टर्म यानी 5 से 7 साल के बाद या फिर 12 से 15 साल के बाद आप वापस लेने के लिए आएंगे गोल्ड का, तो गोल्ड का जो अपडेटेड प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको गोल्ड मिल जाएगा या फिर आपको रुपया मिल जाएगा। ठीक है। तो जो मीडियम टर्म का स्कीम है और लॉन्ग टर्म का स्कीम है जहां पर आप गोल्ड बहुत समय के लिए दे देते हैं, उसके बदले में आप इंटरेस्ट भी लेते हैं और लास्ट में गोल्ड का जो अप्रिसिएशन होता है उसका भी फायदा उठाते हैं। तो इससे आपको तो बहुत फायदा होता है लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो शॉर्ट टर्म का था जो कि बैंक देखता था वो बैंक अभी भी देख रहा है। ये अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। ये अभी चल रहा है अभी भी। ठीक है। इसमें कौन कौन सा बैंक इसको इंप्लीमेंट किया था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को? तो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आरआरबी। ठीक है, याद रखिएगा आरआरबी नहीं करा है। ठीक है। अब ये जो बैंक जो है ये लोन को ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, ये गोल्ड को फिर वो कहाँ देगा? जैसे बैंक क्या करता है, पैसा लेकर के पैसा को लोन देता है, बीच में प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर भी बैंक वही काम कर रहा है। बैंक जो है वो गोल्ड को डिपॉजिट कर रहा है, फिर गोल्ड को लेंड कर दे रहा है। गोल्ड किसको लेंड कर दे रहा है? गोल्ड ज्वेलर्स को। ठीक है। और ज्वेलर्स को एज ए लोन मिल जा रहा है। तो इससे बहुत सारा फायदा हो रहा है। जो गोल्ड किसी का घर में रखा हुआ था वो गोल्ड मोबिलाइज हो गया, इकोनॉमी में चल गया। नहीं तो इकोनॉमी में लाने के लिए गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता, इंपोर्ट का कॉस्ट बच गया। इसीलिए ये स्कीम आया था। लेकिन सरकार को इसमें बहुत पैसा खर्चा लगने लगा, इसीलिए सरकार ने अपना जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का ये था पॉइंट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्रंटियर सीड्स करके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फ्रंटियर का मतलब होता है जो आगे रहता है, सीड्स का मतलब होता है यहाँ पर सीड फंडिंग। सीड फंडिंग यहाँ पर दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को जो कि ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि फिशिंग ठीक से हो रहा है, फिशिंग में एआई लगा दो कि ओवर फिशिंग ना हो सके। ठीक है। अगर फिशिंग हो गया है तो सप्लाई चेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब काम करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है या फिर स्टार्टअप्स है तो उन लोग को सीड फंडिंग दे रहा है। सीड फंडिंग का मतलब होता है सबसे शुरुआत में पैसा देना, ताकि जो जो स्टार्टअप्स है वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के नजरों में आ जाए। इन्वेस्टर्स के नजरों में आ जाएगा तो फिर इसको फंडिंग मिल ही जाना है। लेकिन शुरुआत में इसको फंडिंग चाहिए, एकदम छोटा सा फंडिंग चाहिए ताकि ये ग्रो कर पाए, थोड़ा सा तो ग्रो कर पाए। उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। ये सीड फंडिंग देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। किनको देने वाला है? पैसिफिक आइलैंड में देने वाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो 1966 में ये डेवलप हुआ था, मतलब स्टैब्लिश हुआ था।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। 68 कंट्रीज है इसके अंदर। प्रेसिडेंट हमेशा जापान रहता है। जापान का ओनरशिप 15.6%, यूएसए का 15.6%, चाइना का 6.4%, इंडिया का 6.3%। ठीक है। इसके बाद वुमेन लेड स्टार्टअप जो है उसके बारे में बात कहा गया कि वुमेन लेड स्टार्टअप जो है ना उसके अंदर ग्लोबल फंडिंग कम हो गया है। ऑल टाइम अगर ग्लोबल फंडिंग देखा जाए तो यूएसए में सबसे ज्यादा वुमेन लेड स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलता था। सेकंड नंबर पर इंडिया था। ये ऑल टाइम का बात हो रहा है। लेकिन 2024 में क्या हुआ है, इंडिया 3 नंबर में आ गया है। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 में यूके, नंबर 3 पे इंडिया। अब इंडिया थर्ड नंबर पे है 2024 में, जहां पर वुमेन लेड स्टार्टअप्स पे ग्लोबल फंडिंग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वुमेन लेड स्टार्टअप जो है उसके अंदर जो रिटेल सेक्टर है वो बहुत बढ़ गया है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि नायका, ठीक है, मामा अर्थ, ये सब रिटेल सेक्टर है। इसीलिए वुमेन लेड स्टार्टअप्स पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। लेकिन जो मेन लेड स्टार्टअप्स है उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, क्योंकि मेन लेड स्टार्टअप में एआई और टेक्नोलॉजी इस पे और अभी आ गया है बहुत सारे स्टार्टअप, इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस चला गया है। ठीक है। इसके बाद इंडोनेशिया जो है वो ज्वाइन कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दिया जा सके। ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में रखा गया है। ठीक है। 6th ब्रिक्स समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक का आइडिया डेवलप हुआ था। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सा कंट्री है? टोटल 10 कंट्री है ब्रिक्स के अंदर, और इंडोनेशिया जो है वो लेटेस्ट कंट्री है। ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर कितना कंट्री है? 9th कंट्री है, और इंडोनेशिया जो है वो 9th कंट्री है ज्वाइन करने के लिए। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका फाउंडिंग मेंबर ब्रिक्स है, और ये जो इसका जो मेंबरशिप है ये ओपन है टू ऑल यूएन कंट्रीज। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल इसका है 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट ब्रिक्स का समिट है ये कहाँ होने वाला है? ये ब्राजील में होने वाला है। ओके। इसके बाद एसबीआई अस्मिता के बारे में देखते हैं। एसबीआई अस्मिता क्या है? ये एक लोन का प्रोडक्ट है, कोलेटरल फ्री डिजिटल लोन। एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है कोलेटरल फ्री डिजिटल लोन टू एसएमई ऑफ वुमेन। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो एसएमई में काम कर रही है उन लोग के लिए लोन मिलेगा। कैसा लोन? कोलेटरल फ्री। ठीक है। तो कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा तो कहीं एनपीए ना हो जाए, उसके लिए एसबीआई क्या करेगा? तो एसबीआई जो है वो क्रेडिट स्कोर देखेगा और बैंक स्टेटमेंट देखेगा। ठीक है। और इस तरह से लोन देगा किनको? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। किस सेक्टर में? एसएमई सेक्टर में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में। ठीक है। इसके बाद यूएन 80 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूएन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का 80 साल हो गया है, इसीलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू कैटर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय मेंबर्स एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बात किया गया है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचने वाला 2026 में। इसके बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। अभी 99.2% ऑफ द ऑल मोबाइल फोन्स विच आर सोल्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर कहा गया कि जो हाउसिंग लोन है 81% बैंक के द्वारा दिया गया है, 19% हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा दिया गया है। 2011-12 में 6.6% ऑफ जीडीपी हाउसिंग लोन गया था, लेकिन 23-24 में 11.3% जीडीपी हाउसिंग लोन गया है। यानी कि हाउसिंग लोन जो है वो बढ़ा है। इसका कारण क्या है? अर्बनाइजेशन और पीएम आवास योजना के जैसा स्कीम्स। ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन यानी जो लोन अभी तक रिपे नहीं किया गया है 44% बाय मिडिल इनकम ग्रुप्स, 39% बाय ईडब्ल्यूएस एंड लो इनकम ग्रुप्स, 17% बाय हाई इनकम ग्रुप्स। अभी भी बहुत सारे एरिया में हाउसिंग लोन ठीक से पहुंचा नहीं है। साउदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में 35%, वेस्टर्न इंडिया में 30%, नॉर्दर्न इंडिया में 28%, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ 0.68% हाउसिंग लोन है, और ईस्टर्न एरिया में 5.4% हाउसिंग लोन है। ऐसा क्यों? पहली बात, ये चैलेंज है, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और ईस्टर्न एरिया में बहुत ही कम हाउसिंग लोन है? उसका कारण ये है कि वहां पर बाढ़ बहुत आता है। ईस्टर्न एरिया में जहाँ पर उड़ीसा आता है, बिहार आता है, यहाँ पर अक्सर बाढ़ सुनते होंगे। ठीक है। साथ में फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भी है और वहाँ बाढ़ वगैरह भी आता है, तो हाउसिंग लोन आदमी लोग नहीं लेते हैं। इसके बाद ओनली 5% ऑफ बिल्डिंग्स आर ग्रीन सर्टिफाइड। ये इसीलिए क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेशन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम है। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। फिर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? बाय आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2024 में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गया है। 2023 में 2.5% से बढ़ा था, 2024 में 4.3% से बढ़ा है। कारण ये 2024 जो है वो तो वार्मेस्ट ईयर था, बहुत गर्मी का समय था और लोगों का कूलिंग डिमांड बढ़ गया था, प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है उसका भी डिमांड बढ़ गया था। जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल कार्बन एमिशन का वो था नेचुरल गैस एमिशंस। ठीक है। बिल्डिंग सेक्टर का हाईएस्ट डिमांड था। बिल्डिंग सेक्टर मतलब रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इन लोगों को गर्मी लग रहा था तो ये लोग चाह रहे थे कि और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिले ताकि एसी चला पाए। इसके बाद यस बैंक जो है वो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के अंदर एक इकलौता बैंक है। द ओनली इंडियन बैंक फीचर्ड इन S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 which recognizes top 15% of the global banking leaders based on ESG, environmental, social and governance framework। ठीक है। इनका CDP रैंकिंग ए माइनस है। ठीक है, लीडरशिप बैंड। इसके बाद रेमिटेंसेस टू इंडिया, ये RBI का सर्वे के हिसाब से ये डेटा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस है। रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा इंडिया में ही आता है। 2024 में कितना है? 118 बिलियन डॉलर। ठीक है। यूएस जो है लार्जेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा हम लोग का जो पैसा आता है रेमिटेंसेस के रूप में वो यूएस से आता है। कितना आता है? 27.7%। ठीक है। यूएई सेकंड पोजीशन पे है 19.2%। ठीक है। एडवांस इकोनॉमीज से हमारा लगभग 50% रेमिटेंस आता है। यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, यूएस। गल्फ कंट्रीज से हमारा 38% के करीब आता है रेमिटेंस। गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत। ठीक है। अब बहरेन भी है, बहरेन, यहाँ बहरेन लिखने बोल रहे। टॉप रेसिपिएंट इंडिया में कौन कौन है? केरला, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया 23 मार्च को। ठीक है। थीम क्या था? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। इसके बाद स्मार्ट सिटीज एक्सपो कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। ये रसिया भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद ड्यूटी ऑन पल्सेस, हम लोगों ने मसूर दाल पे 10% का इंपोर्ट ड्यूटी रखा है और उड़द दाल पे कोई ड्यूटी नहीं रखा गया है। ठीक है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट स्टार्ट हुआ है। इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ पर? सोलान, मध्य प्रदेश में। ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं है सोलान, सोलान है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का सोलान में फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट जारी किया गया है, मतलब बना है। इंटीग्रेटेड मतलब कौन कौन सा चीज को इंटीग्रेट करेगा? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल। 2G इथेनॉल क्या होता है? 2G इथेनॉल का मतलब होता है कि हम लोग फ्यूल बना रहे हैं थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट। तो एग्रीकल्चर वेस्ट से जब हम लोग फ्यूल बनाते हैं तो उसको बोलता है 2G इथेनॉल। ये 2G इथेनॉल है, ये ग्रीन हाइड्रोजन में हेल्प करता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन को पानी से अलग करना, और फिर वो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेगा ये एपीआई में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, जिससे कि मेडिसिन बनेगा। समझे? तो यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि एक ऐसा प्लांट बना है इंडिया के अंदर जिसके अंदर एपीआई भी है, ग्रीन हाइड्रोजन भी है और 2G इथेनॉल प्लांट, तीनों चीज है। 2G इथेनॉल प्लांट से हम लोग वेस्ट का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाते हैं और वो फ्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रोजन का अलग कर देंगे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, और हाइड्रोजन जब अलग हो जाएगा तो उसको हम लोग डाल देंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, जिससे कि मेडिसिन बन पाएगा। ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट आया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मेन बात यह कहा गया है कि ग्लोबल डेट जो है 2023 में 97 ट्रिलियन है और 2023 में इंडिया का जो डेट है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। और ये कह रहा है कि बहुत खराब स्थिति है डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत खराब स्थिति है। ये लोग जो है अपना सोशल सेक्टर से ज्यादा खर्चा कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है। सोशल सेक्टर से ज्यादा खर्चा कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने सारा का सारा डिस्कस कर लिया जीएम मिसलेनियस जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मार्च 2025 का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इसमें मेरा। ठीक है, तो आप जरूर लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट का मैं दिन रात इंतजार करते रहता हूँ और मैं देखता हूँ आपका सारा कमेंट। ठीक है, तो कमेंट आप जरूर करें और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, क्योंकि आप फायदे में ही रहेंगे अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको आरबीआई ग्रेड बी के रिलेटेड इस चैनल पर तो मिलेगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं ना कभी आपको मेरे चैनल पर आना ही पड़ेगा। इसीलिए आप अभी ही सब्सक्राइब करके रखो कि कुछ भी आपसे ना छूटे। चलिए, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।